ठीक है। तो जो भी हम एस्से में तुम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, अभी तुमने देखा होगा कि जो हम एस्से तुम लोगों को वीकली देते हैं ना, जो तुम लोगों को समझ में आता है तुम लोग लिखते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप एस्से में मार्क्स उठाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक एस्से की क्लासेस होती हैं। उस क्लासेस में हम देखते हैं कि हमें निबंध लिखना कैसे, कि निबंध लिखना एक कला है, रट करके निबंध नहीं लिख सकते हो। जीएस में 1857 का विद्रोह हो, 1947 के एक्ट के बारे में लिखना है तो तुम याद करके लिख सकते हो, लेकिन निबंध में कोई याद नहीं हो सकता, और निबंध का कोई प्रोटोटाइप भी नहीं हो सकता कि ये निबंध अच्छा है, इन्होंने ये लिखा है, ऐसे ही निबंध लिखा होगा, सबका ऐसा ही होना, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यह इंटरप्रिटेशन है। आप किसी चीज को कैसे इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, निबंध के एसेंस को आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो दो लोग हो सकता है कि उस निबंध का अप्रोच करें, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग हो सकता है। तो यहाँ कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है, लेकिन एक निबंध में होना क्या चाहिए और निबंध को हम कैसे टिकल करें और कैसे हम लिखें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको पता है कि आप देखोगे यूपीएससी में 250 नंबर का निबंध होता है, और आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, 125 मार्क्स और 125 मार्क्स, 125 सब नंबर्स के 2 निबंध होते हैं। और कितना इसका इंपॉर्टेंट है कहने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जीएस का मार्क्स आप लोगों को उठा के देखिए और निबंध का मार्क्स उठा के देखिए। हम बार बार सभी को बोलते हैं कि चाहे वो आपका एस्से हो, आपका एथिक्स हो, और प्लस आपका ऑप्शनल हो, ये 3 पेपर यदि आपका बहुत अच्छा है, बढ़िया है, यू गेट द समथिंग बेटर देन अदर्स, आप रैंक आ सकते, आपकी रैंक बनाने में यही 3 मदद करेंगे, ठीक है। तो जीएस का जो 3 पेपर है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, ठीक है, खास करके जीएस 3 तो बहुत ही डायनेमिक इन नेचर है। जीएस 2 पूरा का पूरा एकदम तुम्हें करेंट बेस जोड़ करके देगा। जीएस 1 में नंबर्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन 2 और 3 में बड़ा दिक्कत होता है, और हिंदी माध्यम वालों को तो और ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, तो उसमें से हमारा एक निबंध है। ये हुआ तुम्हारा यूपीएससी की कहानी। उसी तरह से तुम आ जाओ यूपीपीसीएस पे। यूपीपीसीएस में भी निबंध आया है, यहाँ भी आपको निबंध का वेटेज मिलेगा, आप यहाँ भी हल्के में नहीं ले सकते। दूसरा बीपीएससी की बात कर लो। बीपीएससी ने तो बहुत बड़ा चेंज किया, ये सीधे 300 नंबर पे निबंध को लेके आ गया। यूपीएससी में तो 250 नंबर था, यहाँ तो सीधे 300 नंबर है। यानी आपको यहाँ पे 3 निबंध लिखने होते हैं, और तीनों निबंध का स्टैटिक जो क्या बोलूंगा, थीम जो होगा अलग होगा, एक थीम पे नहीं होगा। तो अब सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि हम क्या करें। देखो, उसके लिए 2-3 चीजें बड़ा क्लियरिटी के साथ माइंड में रखना होगा। जैसे आप देखोगे कि जितने भी पी बाई क्यू हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी निबंध के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उसको आप एक बार गो थ्रू करो। हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, गो थ्रू करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस, ठीक है, ये कहां से निबंध को पूछते हैं, ठीक है। इससे आपको एक चीज और पता चल जाएगा, यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किन टॉपिकों को यह टच करता है। आपको एक टॉपिक भी पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे फोकस इनका है। थीम समझने में आपको आसानी हो जाएगी, और फिर आप इसे को पकड़ लेंगे। यानी करना कुछ और नहीं है, 2013 से लेकर के 2023 तक जितने भी यूपीएससी के मेंस में एग्जाम में निबंध के जो पेपर थे वो आया है, उसको आपको उठाना है। देखेंगे आप, थीम पता चल जाएगा आपको कि किस थीम पे क्वेश्चन जा रहा है, पहला। दूसरा, जो कंपलसरी इंग्लिश है, देखो ये भी ध्यान रखना। अब तुम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तुम्हें तो लगेगा सर हम तो निबंध हिंदी में लिखेंगे, देखना है इंग्लिश वाले पेपर में, ठीक है ना, वहां पे निबंध हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है। तो ये भी एक प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उसका लेवल वो नहीं होगा।
लेकिन आपको लिखना होगा। आपकी एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 200-250 शब्द अंग्रेजी में लिख सकें। ठीक है, और ये करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें देखनी है। उसी तरह से आप यूपीपीसीएस का भी देख लो, जो अभी हाल में सिलेबस, यहाँ तो ज्यादा पुराना नहीं जाना है, 2-3 साल का ही, 2 साल का देखो, पता चल जाएगा। और ऐसे यूपीएससी टारगेट करोगे तो मेरा टारगेट ये होगा कि हम तीनों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, चाहे वो बीपीएससी का भी होगा। तो सबसे पहली बात, गो थ्रू करना है आपके जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर का पी बाई क्यू, उससे आप गो थ्रू करो और उससे पता चल जाएगा कि हमारा थीम क्या है। अब देखो क्या सवाल होता है। सबसे पहली बात कि हम तुमसे यह पूछे कि तुम निबंध के बारे में क्या समझते हो, तुम्हारे अनुसार निबंध क्या है। यदि तुम लोगों से पूछा जाए, कोई कोई तुमसे कहे कि आप निबंध से क्या समझते हैं, आपसे कोई पूछे कि आप निबंध से क्या समझते हो, क्वेश्चन मार्क, कोई एनीवन कुछ बता सकता है, बोलो। सर किसी चीज को जोड़ना। और कुछ? सर किसी चीज को विस्तार पूर्वक बताना, व्याख्या करना। सर अपने थॉट को भी रिप्रेजेंट करना और उसे एक्सप्लेन करना। जी सरोज, तुम उसमें बताओ। तारतम्यता हो। सरोज तुम बताओ क्या है और उसे निबंध। करें या ठीक फिर है, ठीक है, ठीक है। और कुछ नया है तो बताओ किसी के पास। सुना तो नहीं रामायण में ऐसा कुछ। अजीब हाल है भाई, माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा तुम्हें। तुमसे पूछा जा रहा है सर इससे क्या निबंध है। का तो चलो देखो, हमारी कहानी यहीं से शुरू होगी, हमारी जो गाड़ी है वो यहीं से शुरू होगी कि भैया निबंध होता क्या है। निबंध होता क्या है निबंध। एक बात ध्यान रखो। सर आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं अगर इसी पर निबंध पूछ दिया जाए तो ये भी है कि वही सोचने वाली बात है सर, इस पे भी पूछ सकते हैं हम्म? ऐसा कि निबंध क्या नहीं, होता है। तुमसे पूछा नहीं जा सकता है क्या कि निबंध क्या होता है, बताइए। चलिए बिल्कुल सर। देखिए, एक बात बताओ, जब जीएस का तुम प्रश्न लिखते हो तो तुम्हारी शब्द सीमा कितनी होती है? 250, 150, 150, 150 या 250। 150 शब्द का होता है, 250 शब्द का भी होता है। आप प्रश्न लिखते हो, जब आपको एक निबंध लिखते हो कितने शब्दों में जाता है? 800 से 1200 या 15, 1200 800 से से 15। 1200 के रेंज के आसपास का होता है निबंध। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आप जीएस के प्रश्न लिखते हो, हम कैसे कहते हैं कि देखो जी इसका भूमिका इस तरह से शुरू करोगे, बॉडी पार्ट में मुख्य भाग में इन बिंदुओं पर चर्चा करोगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन दोगे, कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे। उसी तरह से कोई तुम्हें यह बता दे कि निबंध कैसे लिखना है, निबंध लिखने का क्या तरीका है, तो आप आसानी से लिख लोगे। लेकिन जिस तरह से प्रश्न का डिमांड होता है उसी तरह से निबंध का अपना एक डिमांड है, उसका भी रिक्वायरमेंट है। यदि आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर वो निबंध नहीं लिखा पाएगा आपका। क्योंकि अब देखोगे कि 800 से 1200 शब्द लिखने में होता है क्या है ना, तुम्हारा चीजें रिपीट होने लगेंगी, तुम उसी मुद्दों को लेकर के चलते चले जाओगे, तुम्हारे निबंध में कोई डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएगा, मल्टीपल डायमेंशंस को तुम कैप्चर नहीं कर पाओगे। जो शुरुआत में लिखोगे घूम फिर करके, बातों को घुमा फिरा के तुम वैसे ही चले जाओ, नहीं प्रैक्टिस करोगे तब। यदि तुम्हारी प्रैक्टिस की हुई है, तुमने सेशन ले रखी है, तो फिर दिक्कत ये नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी निबंध हम लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बात हमें आगे बतानी चाहिए थी वो हम कहीं और बता रहे हैं। उस क्या नहीं कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, एक एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप जंप कर जा रहे हो, महिला मुद्दा से आते आते सीधे टेक्नोलॉजी में घुस जा रहे हो, है ना। मान लो कोई करप्शन की बात कर रहे हो तो करप्शन के
पॉलिटिकल बात करते करते एक ही बार तुम पहुंच गए वैदिक युग में, चले गए आज से 500 साल पहले, चले गए मुगल काल में। तो कहने का मतलब आपका और छोर ही नहीं पता चल रहा है। आप जब अपनी बात रख रहे हैं तो उस बात को सपोर्ट कैसे करेंगे आप? और फिर आप जब पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो फिर आगे के जो कंटेंट आ रहा है उसकी लिंकिंग होनी चाहिए। यदि आपने कभी नोबेल पढ़ी होगी तो नोबेल में देखिएगा किस तरह से नोबेल चलता है, एक के बाद एक नोबेल में चलता है, पार्ट बाई पार्ट। आपको इंटर लिंकिंग दिखता है, इसीलिए आप देखते हो कि कोई मूवीज भी बनता है तो मूवीज 3 पार्ट में बनता है, तो पहला पार्ट आप नहीं देख रहे तो दूसरा पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा, या उसको रिकैप करके तुम्हें बताएंगे, तभी तुम उस टॉपिक को उस पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ पाओगे। लेकिन ऑटोमेटिक जिसने मान लो जैसे वो है हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर का सीरीज आप देखते हैं, बीच में से उठा के देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो कंटिन्यूटी में मेंटेन कर रखा है उसे समझ में आ जाएगी, पिक्चर क्लियर है कि पीछे क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था। तो इस तो मूवी के केस में हुआ, लेकिन निबंध में क्या है? तो निबंध में हमारा डिमांड होना चाहिए, जो डिमांड हमसे निबंध में मांगा जा रहा है, जो हमसे पूछा जा रहा है, उस डिमांड को हम फुलफिल करते हैं तो फिर एक अच्छा निबंध हमारा होता है। और हिंदी माध्यम में यहाँ पे निबंध आए हैं, हमारे ही स्टूडेंट्स को नंबर्स आए हैं 150 प्लस मार्क्स आए हैं, 150 से प्लस मार्क्स आए निबंध में। सोचो 250 में, अब तुम 250 में से 150 बोल, अरे भाई नहीं आते लोगों को, इसके ऊपर जाते हैं लोग, 60 65 ऐसे नंबर आते हैं, 150 प्लस आए हैं। अब किसी किसी को 70 नंबर आ रहा है, 100 नंबर आ रहा है, ये भी हाल है। तो 150 प्लस आप ला सकते हो। मेरे पास सारे के मार्कशीट पड़े हुए हैं। कनीष कटारिया से ज्यादा मार्क्स मेरे एक स्टूडेंट का था, जबकि कनीष कटारिया ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था, तो जीएस में नंबर नहीं थे उसके, जीएस में नंबर उसका कम हो गया, ऑप्शनल में उसका नंबर कम हो गया, शायद हिस्ट्री ऑप्शनल था उसका, मार्क्स कम हो गया, नहीं आ पाया। लेकिन वो निबंध में कनीष कटारिया ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, उससे ज्यादा मार्क्स लेके आया था। हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ पे उठाते हैं मार्क्स, और हिंदी माध्यम वाले 3 ही जगह उठाते हैं, अपना ऑप्शनल, अपना एथिक्स और निबंध, इसमें उनकी पकड़ अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब निबंध का भी टाइप होता है, कितने टाइप के, 2 तरह के यहाँ निबंध होगा, तुम्हें पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे एक चीज की मैं चर्चा करता हूँ, वो देखो, मान लो मुझसे कोई पूछे कि सर आप बताइए, जैसे तुम लोगों से मैंने पूछा कि निबंध होता क्या है, मुझसे मान लो कोई पूछता है कि निबंध क्या है, आप बताइए, एस्से है क्या? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, मैं कहूं कि निबंध क्या है, तो हम कहेंगे कि निबंध कुछ और नहीं है, निबंध आपके विजन को जांचना है, आपका जो विजन है उसको परखना है, जांचना है। और मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का क्या सोच है, उसकी नॉलेज कितनी अच्छी है, वो जांचने का सबसे बेस्ट तरीका है इससे निबंध। आप किसी से निबंध लिखवा लीजिए, आप उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेक हो जाएगी, आपको उसकी कितनी चीजों को लेके सेंसिटिविटी है, कितना वो व्यक्ति सोसाइटी के प्रति या अपने उत्तरदायित्व के प्रति कितना सजग है, ये भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 800-1200 शब्दों में किसी टॉपिक पे लिखवाना आसान नहीं होता, पूरी की पूरी कैरेक्टर उसकी झलक जाएगी एस्से में। ठीक है, मान लो 10 लाइन का 50 लाइन का लिखना है तो तुम आइडियलिस्टिक बातें सोच सोच के लिख सकते हो, लेकिन निबंध में 1200 शब्दों तक जाते जाते तुम्हारी सारी की सारी आदर्शता है ना, वो साइड होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी सोच क्लियर नहीं रखेंगे तो निबंध में अच्छे मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि स्कूल का निबंध नहीं है कि जी लिखो होली दिवाली, ठीक है, ये सब पर निबंध नहीं लिखवाएगा ये। और ना ये पूछने वाला है कि कंप्यूटर का प्रयोग पे निबंध लिखो। भाई ये देखो टॉपिक कैसा है, महिलाएं पैदा नहीं होती, महिलाएं पैदा नहीं होती, महिलाएं बनाई जाती हैं, जो पालना वाला क्वेश्चन था निबंध। तो सोचो मतलब कितना टॉपिक है, और तुम्हें लगेगा कि बड़ा सब कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम बताएंगे कैसे उसको तोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम जो इससे की क्लासेस लेंगे, इस क्लासेस में हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे,
फिलोसफिकल थीम, दार्शनिक थीम, ठीक है, सामाजिक थीम, शिक्षा, रोजगार, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, वर्नेबल ग्रुप, चाहे वुमेन हो, चाहे एलजीबीटी कम्युनिटी हो, चाहे बुजुर्ग हो, सारे वर्नेबल ग्रुप, सुविध वर्ग, ऐसे थीम डिसाइड होगा। और जब फिल्टर करोगे ना एस्से को, जैसे जीएस का क्वेश्चन को एस्से करते हो कि कौन सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन था, कौन तुम्हारा प्रियम्बल से क्वेश्चन था, कौन डीपीएसपी से क्वेश्चन था मेंस का, तो उस तरह से जब फिल्टर करोगे तो ऐसे ही तुम्हारे 8 7 10 12 टॉपिक बनेंगे और इसी में पूरी निबंध खत्म हो जाएगी 10-12 साल की, इसके बाहर नहीं जाएगा वो। तो ये कोई कहेगा कि यूपीएससी का सारा ऐसे फिलोसफिकल है, वो बात गलत है। मैं फिलोसफी पढ़ाता हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि पूरी की पूरी फिलोसफी हर इससे पूछा जाए फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक साल तीनों का तीनों दे दिया, लेकिन उसको आप इंटरप्रेट करेंगे। तो इस तरह का थीम होगा, उस तरह से हम लोग अकॉर्डिंग टू द थीम चलेंगे। अब सवाल होता है कि मेरे अकॉर्डिंग यदि मुझसे पूछा जाता है कि निबंध क्या है, तो मैं बोलूंगा कि निबंध है किसी व्यक्ति का विजन का जांच करना, उसको ज्ञान को परखना भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जब जीएस का क्वेश्चन तुम्हें दिया जाता है तो उसमें लिखा रहता है कि क्या टॉपिक है और क्या लिखना है। निबंध में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक लाइन दे करके छोड़ दिया, अब सोचते रहो तुम। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है तुम्हारे पास, सोचने के लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन जीएस में सोचने के स्वतंत्र नहीं हो। क्यों? क्योंकि वहां जीएस में गलती तो जनरली करते हो, पूछा क्या जाता है, जो तुमको आता है वो तुम लिखते हो, ठीक है, लेकिन वहां पूछा जाता है कि भाई ये बताना है आपको, आपको क्या था उसको मतलब नहीं है, उसमें क्या पूछा जा रहा है उस पर फोकस करनी है। लेकिन निबंध में आपके पास बाउंड खत्म है, टूट गया, बाउंड्री टूट गया है। अब आप इसमें जाइए कितना जाते हैं, आप टॉपिक से भटक रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। यदि आपने पहले से इसको नहीं प्रैक्टिस किया है तो आप ये सोचेंगे कि हम 2-4 इससे निबंध लिख करके एग्जाम में हम जा करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे लेंगे। भाई बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। अब कुछ कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। वैसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने लिखा हो, लेकिन वो रिलेटिव में तुमको बताएंगे नहीं, उनकी स्कूलिंग कैसी है, उनके पहले से उन्हें कितनी प्रैक्टिस की, ये कोई नहीं कहता है। लोग कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया था, 2 दिन पढ़ा था, निबंध अच्छे हो गए, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं कोई बताता है। तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग इस चीज को समझो, नहीं लिखोगे नहीं समझोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम बात करते हैं निबंध के टाइप पे, तो ध्यान रखना जो तुम्हारा एस्से है ये जनरली 2 तरह का होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो एस्से तुम्हारे 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप के एस्से होगा। एक होगा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और एक होगा कॉन्क्रीट। ठीक है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट, यानी कैसे वो मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं, समझो। एक बात बताओ, समाज में एक शब्द मैं लेके चलूं, वो शब्द है, मान लो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र है। दूसरा टॉपिक मान लो है तुम्हारे पास स्त्री संबंधित मुद्दे, स्त्री संबंधित मुद्दे, ये भी है। या तुम यहां पे ये भी कह सकते हो कि सांस्कृतिक मुद्दा, सांस्कृतिक मुद्दा। आप कह सकते हो कि सर ये जो टॉपिक्स है, सपोज करो ये जो भी टॉपिक पूछा जाएगा तुमसे,
ठीक है। और ये ऐसे मुद्दे हैं कि हर व्यक्ति के पास विजन होगा। कभी वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के, जेंडर बाइसनेस को लेकर के तुम आपस में भी कभी टॉपिक करोगे ना, तो देखोगे कि व्यक्ति के विचार बदलते हैं। हो सकता है वो वुमेन्स के सेंटिक इश्यूज को लेकर के वो कैसे सोच रहा हो, आप कैसे सोच रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि दोनों एक तरह से सोचोगे। और ऐसा भी है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको हर कोई लिख सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना विजन है। यदि इस तरह के टॉपिक आते हैं तो इसके विजन्स आप सभी के पास होगा। आप लोग सब लोग ग्रेजुएट हो, सोच सकते हो इस मुद्दे पे, एक आपकी सोच हो सकती है, आप किस नजरिए से देखते हैं वो हो सकता है, और सबके पास होता है, और व्यापक हो सकता है, ये भी छोटा नहीं। तो जब इस तरह के जो टॉपिक आएंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई देखो, इस तरह के टॉपिक में हम लोग के पास विजन बहुत है, हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाने की प्रयास करता हूं। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई निबंध लिखना है, और निबंध वो संबंधित है कल्चर से, ठीक है, सांस्कृतिक मुद्दों से संबंधित, मान लो। और सांस्कृतिक मुद्दे पर न केवल तुम 50 या 100 शब्द लिख सकते हो, बल्कि जितनी तुम्हारी डीप नॉलेज होगी ना, तुम उतना ज्यादा लिख सकते हो। मैं हर मुद्दों को लेके चलूंगा। जब मैं लोकतंत्र के मुद्दे को डिस्कस करूं, देखना कितना उसमें डायमेंशन फाइंड आउट होता है। जब मैं शिक्षा को लेके चलूंगा तो देखो शिक्षा में किस तरह से तुम चल सकते हो, ठीक है। जिस भी मुद्दे को मैं पकड़ूंगा उसकी पूरी R&D कर दूंगा, इतने सारे डायमेंशंस निकाल कर रख दूंगा तुम्हारे सामने कि जब तुम निबंध को देखोगे तब तुम्हें लगेगा कि रियलिटी में क्या ऐसे सोचा जाता है। तो जब आपके पास सांस्कृतिक मुद्दों पे यदि निबंध मान लो सपोज करो आ गया, तो तुम 50-100 शब्द लिख से ज्यादा नहीं लिख पाओगे। लेकिन यदि तुम्हारी नॉलेज डीप है, तुम बहुत गहराई से पढ़ाई की हो, यहाँ पे देखा जाता है, तुम जितने अच्छे से पढ़े रहोगे इस मुद्दों को, उस तरह से तुम और ज्यादा इसमें अपनी इनपुट्स दे सकते हो। तो आपको अब क्या करना है, अब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप जब कोई किताब पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां से बहुत सारा चीजें तुम्हारे दिमाग में आएंगे कि तुम इस निबंध, इस तरह का कोई निबंध आएगा तो हम यहाँ पे इस चीज को ऐड कर सकते हैं। क्यों न्यूज़पेपर हम बार बार बोलते हैं पढ़िए पढ़िए? कोचिंग के मटेरियल के चक्कर में पढ़े रहते हो, इसका नोट्स उसका नोट्स के चक्कर में। हम क्यों कहते हैं कि आप अपनी किताबें कुछ पढ़ने का आदत डालो। नहीं पढ़ने का आदत डालोगे तो लिखाएगा नहीं तुमसे, और ये सब चीजें विचार होता है, और आप किसी के थॉट्स को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि चीजें क्या पूछी जा रही है आपसे। तो जितना आपका डीप नॉलेज होगा, आप उतना ज्यादा इसमें अपनी विजन को प्रदर्शित करोगे, जितनी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन होगा। तो भाई हम कैसे पढ़े सर, ये भी सवाल होता है। तो उसकी परेशान नहीं होना है। हम एक एक मुद्दे को क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम हर मुद्दे को डिस्कस करेंगे थीम बेस्ड, और फिर सारे के सारे तुम्हारे ऐसे पकड़ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यूपीएससी में इससे रिपीट नहीं होता है, लेकिन थीम रिपीट होता है। अरे ठीक है, वो लाइन बदल देगा, इन मुद्दों के बाहर वो जाएगा ही नहीं, उसकी भी सीमा है, कहां तक चला जाएगा वो। यदि व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे है तो वहां पे भी हो सकता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंट की बात हो रही है, वहां पे भी तुम देख सकते हो। तो चाहे वो किसी का भी कोट यूज कर ले, ठीक है, या परिवर्तनता को लेकर के हो, तो थीम रिपीट होगा, थीम रिपीट होना ही होना है। तुम खुद प्रीवियस ईयर का पेपर निकालना 10 साल का, और पढ़ना इसे को, और फिर उसमें से थीम फाइंड आउट करना, और जो हम PDF देंगे उसमें भी थीम निकाला हुआ है, तो पहले तुम लोग निकालो अपने से,
और फिर हम तुम लोगों को देंगे। तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि तुमने थीम सही से पकड़ा भी या नहीं पकड़ा। देखो, हर चीज लिख करके दे देना बहुत आसान काम है, ठीक है, बहुत सारे कोचिंग वाले भी करते हैं, तुम्हें हर चीज तैयार करके दे देते हैं, और ये बड़ा गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें सब कुछ मिल जाता है ना, तो फिर हम उसमें अपना नया क्रिएटिविटी नहीं ला पाते हैं, हम अपनी सोच डेवलप नहीं कर पाते। इसीलिए देखोगे कि कुछ लोगों का पेपर बहुत खराब होता है, एग्जाम बहुत खराब जाता है, और कुछ लोगों का पेपर अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम है भाई, वो हमेशा तुम्हारे पास बाउंसर देंगे, हमेशा तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करेगा। तुम्हारी आदत ही नहीं है सोचने की, तुम्हें तो स्पून फीडिंग करना है, चम्मच से खाने की आदत है, तो दिक्कत होगी तुम्हें। लेकिन तुमने स्पून फीडिंग फीडिंग नहीं किया है, चम्मच से खाया नहीं है, तो कहने का मतलब है कि आपको बना बनाया पढ़ने का आदत नहीं है ना, तो क्वेश्चन आपको घुमाएगा भी ना, तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि आपने उस चीज पे नॉलेज लिया है, आपने उस चीज को समझा है, आपने उसको देखा है, आपने उसमें लिखने का प्रयास किया है, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप, वही बात है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जितना उठाओगे तुम्हारा रैंक आना उतना ही आसान है। अब एक तो बात होता है कि यूपीएससी में कोई भी रैंक आ जाए तो खुश होता है, लेकिन अभी लगेगा तुम्हें, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो तुम्हें लगेगा कोई भी रैंक आ जाए ऐसा सही है, लेकिन जब सिलेक्ट हो जाओगे और नीचे हो जाओगे सबसे नीचे, तो फिर तुम्हें अखड़ेगा कि थोड़ा और मार्क्स ऊपर आता तो फिर हम कहीं और रहते हैं। क्योंकि डिजायर तब चेंज होती है, मान लो किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं लगी है, तब उसके लिए तो भाई कोई भी नौकरी लग जाए, लेकिन जब वो नौकरी में आएगा तब उसे लगेगा उससे अच्छा तो पहले ही ठीक था, ठीक है। तो डिजायर, आपको ये ना हो कि बाद में रिग्रेट हो कि भाई हमारा थोड़ा सा हम मेहनत किए होते तो शायद 2-4 नंबर और अच्छा आता तो रैंक अच्छे आ जाते, या 2-4 नंबर होता तो हम पास भी हो जाते, ऐसे भी स्थिति है। तो भाई उसके लिए आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि मान लो सांस्कृतिक मुद्दा है, जब हम सांस्कृतिक मुद्दा की हम बात कर रहे हैं तो इस पे निबंध लिखने में है, तो इस मुद्दे का हम डायमेंशन फाइंड करते हैं, इसका आयाम निकालेंगे। यानी आपको इसके डायमेंशन निकालने हैं, और ये ही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि कोई प्री डिफाइंड डायमेंशंस को है, लोग अब क्या करते हैं, मतलब लोग क्या करते हैं कि देखो जी ये सारे डायमेंशन है, पॉलिटिकल देख लो, ठीक है, सामाजिक देख लो, आर्थिक देख लो, राजनीतिक देख लो, भाई उससे भी अलग होंगे, ठीक है, वो प्री डिफाइंड सब जगह लागू नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हमें फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा। तो जब आप किसी मुद्दे को, जब आप किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जब आप किसी टॉपिक पे सोचेंगे ना, तो फिर वो चीजें धीरे धीरे पिंडोरा बॉक्स की तरह ओपन होगा और नए नए उसमें से आइडियाज निकलेंगे, ठीक है। और एक बार मेहनत करने की जरूरत है, बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार किसी थीम को पकड़ने की जरूरत है, और उसका अच्छे से पिंडोरा बॉक्स की तरह ओपन कर लो, जितने भी जादुई पिटारा है, क्या निकलेगा कब किसी को नहीं पता। एक बार उसने कर लिया, उस टॉपिक से संबंधित कभी भी कहीं भी निबंध आएगा, लिख लोगे। लेकिन उस तरह से यदि आप नहीं सोचोगे तो वो नहीं लिखेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जब हमने कहा कि मान लो टॉपिक, मान लो सांस्कृतिक मुद्दे हैं, अब सांस्कृतिक मुद्दे में बहुत सारी बात होती है भाई, किसी का पहनावा है, हमारी चॉइस है ना, हम क्या पहने क्या नहीं पहने, हमारी चॉइस है, हम क्या खाएं हम क्या नहीं खाएं, हम में कोई बॉन्ड नहीं कर सकता ना, ठीक है, हर किसी को पता है। और भारतीय संस्कृति की मैं बात करूं, यदि इंडियन कल्चर की मैं बात करूं, तो भारतीय संस्कृति के बहुत सारे तत्व हैं। तत्व का मतलब यहाँ क्या है, पार्ट्स, एलिमेंट्स। तो भारतीय संस्कृति का जब तुम देखोगे तो भारतीय संस्कृति के बहुत सारे तत्व हैं, ठीक है, और बहुत सारे विरोधाभास भी हैं, कॉन्ट्राडिक्शन भी है। एक ही व्यक्ति भारतीय संस्कृति का, दो लोग बैठ जाएंगे तो एक दूसरे में विरोधाभास हो जाएगा, तो यहाँ पे विरोधाभास भी है एक दूसरे के प्रति। अब भारतीय संस्कृति में विरोधाभास तुमको नहीं दिखता है? कोई कहेगा कि देखो भाई होली है, कोई कहेगा कि नहीं पानी की बर्बादी है, क्या होली है, रंग है, पानी बर्बाद होता है। बताओ, विरोधाभास हो गया कि नहीं दो लोगों का?
लेकिन एक पक्ष सपोर्ट करेगा, दूसरा पक्ष विरोध करेगा। तो भारतीय संस्कृति को जब आप डीप में जाएंगे तो देखेंगे कितना बहुत सारा विरोधाभास होगा, बहुत सारी दुविधाएं भी होंगी। ठीक है, क्या मानूं क्या ना मानूं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, भारतीय संस्कृति में एक तरफ संन्यास पर जोर दिया जाता है। जब आप इंडियन कल्चर की बात करते हो, भारतीय संस्कृति की बात करते हो, तो एक तरफ उसमें जोर दिया जाता है संन्यास पे। संन्यास पे जोर दिया जाता है। इसका परिणाम क्या होगा? यदि भारतीय संस्कृति संन्यास पे जोर दे रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इसका प्रभाव पड़ेगा उपभोक्तावाद पे। सन्यासी व्यक्ति के पास होता क्या है? एक कमंडल, एक कुर्ता, एक धोती पहन रखा है, जिंदगी कट गई। बताओ उसके पास उपभोक्तावादी की चीजें कितनी है उस व्यक्ति के पास। यदि तुम संन्यास के तरफ जोर दोगे तो वो चीजें तुम्हें उपभोक्तावाद से दूर करता चला जाए। और आज हम क्या होता है, थोड़ा सा पैसे आए नहीं, मोबाइल है, घड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी, सब करने लगते हो। लेकिन जब भारतीय संस्कृति को एक नजर से देखेंगे तो संन्यास पे जोर देता है, उपभोक्तावाद को दूर करने का प्रयास करता है। सर जैन मुनि को कोट कर सकते हैं इसमें? अरे तुम जैन मुनि तो बहुत दूर चले गए भाई। योगी आदित्यनाथ को उठा के देख लो ना, उसके पास कौन सा बंगला है, कौन सा कार रख रखा है ना सन्यासी। सब लोग तो जैन मुनि बन सकते नहीं ना है, लेकिन सन्यासी तो बन सकते हो ना। अब सन्यासी बनने का मतलब थोड़ी ना कि बैठ गए और चले गए कहाँ तपस्या करने। कहने का मतलब कि आपकी जितनी जरूरतें हैं उसके अनुसार आप सामान रखो, ये भी कह सकते हो तुम। आज क्या होता है कि व्यक्ति के पास, किसी किसी के पास एक भी घड़ी नहीं है, किसी ने 5 घड़ियां रख रखा है। जूते चप्पल किसी के पैर में एक भी नहीं है, किसी के पास देखो तो पूरा सेट बना रखा है। ड्रेस के अनुसार जूता, ड्रेस के अनुसार चप्पल पहन रहा है। हम कंजूलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति से दूर करने का प्रयास कौन कर रहा है? यदि आप संन्यास पे जोर देते हो तो भारी वस्तुओं का उपयोग से दूर करता है व्यक्ति को। और सबसे ज्यादा आज टेंशन का काम यही है, उपभोक्तावादी। हम इसलिए दुखी नहीं है, वो चीज हमारे पास नहीं है, हम इसलिए दुखी कि सामने वाले के पास क्यों है। तुम्हारे पास ही कोई फोन है सस्ता सुविस्ता, तुम्हारा काम चल रहा है, मैसेज भी आ रहा है, फोन भी आ रहा है, कॉल भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सामने वाला थोड़ा महंगा फोन रख रखा है। अब तुम्हें भी टारगेट रखे हो, नहीं अब हम भी यही फोन लेंगे, हम भी यही गाड़ी लेंगे, सोचते हो तुम। तो तुम दूसरे को देख करके दुखी हो रहे हो, तुम अपने दुख से दुख नहीं हो रहे हो। तुम नहीं पढ़ाई करो, इससे तुम्हें तो कभी दुखी नहीं हो रहे हो, कोई नहीं दुखी होते हो। तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, इससे तुम्हें लोगों को दुख होता ही नहीं है। तुम लोगों को दुख हो किसी और कारण से, तुम्हारा दुख का कारण उपभोक्तावाद है, तुम उसके कारण दुखी हो रहे हो। तुम अपने स्टडी से कभी दुखी नहीं हो रहे हो। कभी ऐसा लगता है कि नहीं आज नहीं पढ़े यार, आज खाना नहीं हमें खाना चाहिए था, नहीं लगेगा। लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर तुम्हें लगेगा अरे उसने तो ऐसे बोल दिया, अब तुम खाना भी नहीं खाओगे। तो हमारा आज 90%, मैं ये नहीं कर रहा हूं 100%, 90% ऐसे हमारे जो प्रॉब्लम है वो बिना प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है, उसका कोई कारण ही नहीं है प्रॉब्लम होने का। जीवन में जो वस्तु है जिसका विकास, उपभोग की वस्तु है, उसका विकास नहीं होगा। जब तुम्हें जरूरत ही नहीं है तो कोई कंपनियां कोई सामान क्यों बनाएगी? नहीं बनाएगी। तो सवाल ये उठता है कि तो फिर सर जीवन में विकास करने के लिए के मायने कहाँ ढूंढोगे आप? अपने अंदर। हम क्यों बनना चाहते हैं? एवरीवन आस्क्स व्हाई डू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? क्यों पूछा जाता है? भाई क्यों बनना चाहते, तुम अपने अंदर से दिखाओगे ना। और यही चीज जितना आपका स्ट्रांग होगा ना ये सवाल का जवाब, आप उतना ही इस एग्जाम में पैसेंस के साथ लगेंगे। और एग्जाम में ये सवाल का जवाब जितना आपका डाउन होगा, आपको लगेगा कि आज छोड़ दे, कल छोड़ दे, टेंशन है, कैसे झेलेंगे,
लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपका बहुत स्ट्रांग है, तो नो वन कैन डाइवर्ट फ्रॉम योर डेस्टिनेशन। ऑन द डेस्टिनेशन का जो रास्ता है उसे कोई डाइवर्ट नहीं कर पाएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी आ जाए बुरी, नहीं कर पाएगा। यदि व्यक्ति के लाइफ में विकास और कल्याण की मैं बात करूं, है ना, का मायने क्या है? व्यक्ति का जीवन में सुख जुटाना नहीं है, चेतना का विकास करना है। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय संस्कृति। हम किसी चीज को लेके आते हैं, हमें सुख मिलेगा, गाड़ी खरीद लोगे पता चलेगा बहुत सुख है भाई, कहीं आने जाने में परेशानी नहीं होगी। पता चला गाड़ी ले लिए और कोई दूसरा ही कहानी अब शुरू हो रखी है, उसका पार्किंग करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, रोड पे चल रहे हो तुम, दूसरे पे चिल्ला रहे हो, वो तुम पे चिल्ला रहा है, इतना ना क्राउड हो गया, वो गाड़ी ना टेंशन हो गया तुम्हारा, तुम्हें कभी कभी फील होगा उससे अच्छा तो हम ऑटो में बैठ जाते चले जाते हैं। तो आप सुख जुटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो सुख हो नहीं रहा है, वो टेंशन हो जा रहा है दूसरा। तो आपका सुख क्या होगा? आप अपनी चेतना का विकास करना चाहते, सोल। ठीक है, तो तुम्हें अब तुम क्या कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो चेतना का विकास होगा, और चेतना का विकास क्या होगा? चेतना का विकास तुम्हें लेके जाएगा एक अच्छे इंसान बनने की ओर। एक अच्छा इंसान बनोगे आप, आपकी सोच अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे, तो आप एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। मैं मान लो मैं इंसान के तौर पर एक पशु भी हो सकता हूं। भले मेरा जन्म इंसान के रूप में हुआ, लेकिन मैं पशु भी हो सकता हूं। अब पशु हैं दुनिया में, इंसान के नाम पे वो कलंक है। काम ऐसे करें जो जानवर भी नहीं करते। उठा के देख लो आज के क्राइम किस तरह का स्तर का जा रहा है। क्राइम, ना आप में संवेदना है, ना आप में कोई संवेग है, ना आप में कोई इमोशन है, कर क्या रहे हैं? तो मैं एक व्यक्ति के रूप में हूं जरूर, लेकिन मैं हो सकता है पशु हूं। इस तरह से इस टॉपिक को हमें सोचना है, तब समझ में आएगा तुम्हें कि निबंध जाता कहाँ है, हम कैसे इसके डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है यहां तक? जी। तो अगली क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे, ठीक है।